बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो है वो वीबीटी पढ़ा था, उससे पहले हमने एमओटी पढ़ा था, उससे पहले के केमिस्ट्री की जितने जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे आपकी बुनियाद जो है वो बैठ सकती थी वो मैंने पढ़ाया था कि बॉन्ड फार्मेशन कैसे होती है। हमारे आज तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं वो बेसिकली बॉन्ड पर हुए हैं कि बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड फार्मेशन कैसे होती है, उसके बारे में हमने अभी तक जो पढ़ा है वो बॉन्ड के बारे में पढ़ा कि बॉन्ड कैसे बनता है, क्योंकि हमारा ये जो चैप्टर है वो बॉन्ड पर है। ये लेक्चर जो है वो सारे यहाँ तक जितने भी पढ़ा है वो बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा कि बॉन्ड कैसे बनता है, केमिकल रिएक्शन से बॉन्ड कैसे बनता है। आज हम जो थ्योरी पढ़ेंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी है ये करेक्ट बॉन्ड फार्मेशन को एक्सप्लेन करती है, क्योंकि वीबीटी जो है कुछ बॉन्ड को वो नहीं बता सकती थी, वीबीटी नहीं बता सकती कुछ बॉन्ड फार्मेशन को। वीबीटी के मुताबिक ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल कैन फॉर्म बॉन्ड, लेकिन एमओटी ये नहीं कहती। एमओटी कहती है कि सारे जो है जितने भी, अगर वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो वो भी बॉन्ड बना सकता है, अगर वो फुल फील्ड ऑर्बिटल है तो वो भी बॉन्ड बनाएगा, और अगर वो एमपीटी ऑर्बिटल है तो वो भी बॉन्ड बनाएगा। ये एमओटी के कंसेप्ट्स है। अब एमओटी के सबसे पहले अगर इसको प्रपोज जो किया है वो दो साइंटिस्ट हुंस एंड मिल्टन ने इसको प्रपोज किया है। कब किया है? 1932 में। ये वैसे ही आपको मैंने बताया है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एमओटी ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल टेक पार्ट इन बॉन्ड फार्मेशन। एमओटी के मुताबिक तमाम के तमाम जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो फार्मेशन करते हैं, बॉन्ड फार्मेशन में हिस्सा लेते हैं तमाम एटॉमिक ऑर्बिटल। ये बात भूलना नहीं कि एमओटी के मुताबिक ये है कि तमाम जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो बॉन्ड फार्मेशन में हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो हाफ फील्ड है, चाहे वो फुल फील्ड है, चाहे वो एमपीटी है। जितने भी ऑर्बिटल है, जितने भी तमाम जो ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं। ये एमओटी का कंसेप्ट है। एमओटी का क्या कंसेप्ट है कि तमाम जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, चाहे वो हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड को हम पार्शियली फील्ड भी कहते हैं। देखो ये ऑर्बिटल भी, ये जो पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल है ये भी बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है। अगर ये फुल फील्ड ऑर्बिटल है, अगर ये फुल फील्ड ऑर्बिटल है ये भी बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकता है वीबीटी के मुताबिक। अगर ये एमपीटी ऑर्बिटल है तो ये भी जो है वो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है। वीबीटी के मुताबिक ओनली पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल हिस्सा ले सकता था, किसमें? बॉन्डिंग में। लेकिन एमओटी के मुताबिक हाफ फील्ड भी ले रहा है, हाफ फील्ड भी ले रहा है जिसे पार्शियली फील्ड भी कहते हैं, फुल फील्ड भी ले रहा है, और एमपीटी ऑर्बिटल। ये तीनों ऑर्बिटल जो है वो बॉन्ड फार्मेशन में हिस्सा लेते हैं। इट एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। आपको पता था, मैंने एक बात कही थी वीबीटी के कंसेप्ट में कि वीबीटी का एक ड्रॉबैक ये था कि पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो ये इस ड्रॉबैक को वीबीटी के ये एमओटी एक्सप्लेन करता है, पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करता है। और उन मॉलिक्यूल में ज़्यादातर आपकी किताब में आएगा, केपीके की किताब में O2 आएगा, O2 ऑक्सीजन। O2 अकॉर्डिंग टू वीबीटी ऑक्सीजन इज़ अ डाईमैग्नेटिक, लेकिन अकॉर्डिंग टू एमओटी ऑक्सीजन इज़ अ पैरामैग्नेटिक। होता भी ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, और ये एक्सप्लेन कर रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन करती है। अब जो थर्ड पॉइंट है इसमें, थर्ड पॉइंट क्या है? अकॉर्डिंग टू एमओटी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स विद वन अनदर। क्या मतलब है? एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स विद वन अनदर एंड फॉर्म equal number of new orbital called molecular orbital। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। होता क्या है कि एमओटी के मुताबिक जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं एक दूसरे के साथ मिक्स अप हो जाते हैं तो उससे एक न्यू ऑर्बिटल बनता है, उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो उससे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर वो तीन एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो उससे तीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर चार एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। सही है, ये बात याद रखना। इस तरह देखो, ये मैं कह रहा हूँ एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये जो है वो दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है,
ये जब मिलेंगे तो मालिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, ये सही है। तो अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे उतने ही मालिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, बनेंगे। ये जो है तीसरा कंसेप्ट था मालिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। अब चौथा कंसेप्ट मालिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्या था, द मालिक्यूलर ऑर्बिटल व्हिच हैव लो एनर्जी, जो लो एनर्जी वाले होते हैं उसको हम बाइंडिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, और जो हायर एनर्जी होते हैं वाले मालिक्यूल होते हैं उसको हम एंटी बाइंडिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। आगे इसके सारे कंसेप्ट को पढ़ेंगे कि एंटी बाइंडिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है और बाइंडिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है। इसके बारे में हम आगे इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत कंसेप्ट के साथ इस एमओटी को हम एक्सप्लेन करेंगे कि एमओटी बेसिकली एमओटी जो है वो किसको एक्सप्लेन कर रही है। ये जो है एमओटी जो है बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन करती है। किसको कर रही है, बॉन्ड ऑर्डर को एमओटी एक्सप्लेन करती है। तो एमओटी किसको एक्सप्लेन कर रही है एक्चुअली। अब हमारे जो मेन कंसेप्ट है एंटी बाइंडिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल और बाइंडिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बाइंडिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल बेसिकली कुछ भी नहीं है, सही है। होता क्या है कि मैं कहता हूँ ये मिसाल के तौर पर ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये हीलियम है, मैं कहता हूँ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का आपको पता है एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक अगर कॉन्फ़िगरेशन करें इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका मतलब इसके एस में आएगा, एस सब शेल में 1s1, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में आएगा। इसका मतलब ये है कि हमने हाइड्रोजन के एक ऑर्बिटल को ड्रा किया क्योंकि एस सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है। अब एक दूसरा हाइड्रोजन है, उसके हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो उसका भी एटॉमिक नंबर 1 है तो 1s1 होगा। यहाँ पर भी इसका जो दूसरा ऑर्बिटल है उसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ये ड्रा कर दिया, ये दूसरा ऑर्बिटल मैंने ड्रा कर दिया। अब मुझे ये बताए, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, से एटॉमिक ऑर्बिटल भी कहते हैं। और ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। मुझे ये बताया है इसमें 1 है, इसका मतलब इस ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, और ये एस है तो इसमें भी 1 है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगे, अगर एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं तो इससे कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, मालिक्यूलर ऑर्बिटल। पहले हमने पढ़ा था एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स हो जाते हैं तो मालिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। जब हम इसको मिक्स करते हैं तो 2 किस्म के मालिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बाइंडिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बाइंडिंग। ये बाइंडिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल बना और उसके अगेंस्ट एक और ऑर्बिटल बना जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम एंटी बाइंडिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटी बाइंडिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल भी कहते हैं। ये देखो, अब देखो, ये मैंने कहा ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये मैंने कहा कि ये जो है वो बाइंडिंग ये अब जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो गए उससे जो है मालिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। ये कौन सा मालिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बन गया बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल। और उसके अगेंस्ट जो बना वो कौन सा बना, एंटी बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आपको समझ आ गया होगा कि बॉन्डिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग। क्योंकि हमने कहा हमने हाइड्रोजन लिया था, एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन के एटम का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है यहाँ पर ड्रा कर दिया, दूसरे हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर डाल दिया, इनको एंटी मिक्स कर दिया तो यहाँ पर 2 किस्म के ऑर्बिटल बन गए, एक बाइंडिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, एक एंटी बाइंडिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही मालिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। मुझे ये बताया यहाँ पर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले हैं, कितने एटॉमिक मालिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, तो 2 मालिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं। अब देखो यहाँ पर अब पावर रूल को इस्तेमाल करोगे। अब पावर रूल के मुताबिक पहले निचले वाले जो लो एनर्जी वाले उनको फिल करना है, उसके बाद जो है जो हायर एनर्जी वाले हैं उनको फिल करना है। एक बात याद रखना, इसको सिग्मा से भी जाहिर किया जाता है, सिग्मा से या पाई से,
सही है। इससे भी इसको डिनोट किया जाता है जो बाइंडिंग मालिक्यूल ऑर्बिटल है। और एंटी बाइंडिंग मालिक्यूल ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार या पाई स्टार से इसको जो है वो डिनोट किया जाता है, या सिग्मा स्टार से डिनोट किया जाता है या पाई स्टार से। तो आपने एक बात समझ गए होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल, मालिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बाइंडिंग मालिक्यूल, एक एंटी बाइंडिंग। जो बाइंडिंग मालिक्यूल ऑर्बिटल है जिसको सिग्मा या पाई से जाहिर किया जाता है, और एंटी बाइंडिंग मालिक्यूल ऑर्बिटल को पाई स्टार या सिग्मा स्टार से जाहिर किया जाता है। अब जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो मालिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। मुझे ये बताओ, मैंने कहा कि लो एनर्जी वालों को पहले फिल करेंगे और हायर एनर्जी वालों को बाद में फिल करेंगे। एक बात याद रखना, ये ट्रेंड क्या है इसका, जो एनर्जी का ट्रेंड है, एनर्जी का ट्रेंड यहाँ से ऊपर है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी एंटी बाइंडिंग की होगी, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल की होगी, फिर मालिक्यूलर ऑर्बिटल की। इसका मतलब आप एनर्जी को इनके लिख सकते हो कि एनर्जी लेवल इनका क्या है। सबसे ज़्यादा किसका होगा, एंटी का होगा, एंटी बाइंडिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल का होगा, मालिक्यूलर ऑर्बिटल का होगा। फिर किसका होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल का होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल का होगा। और फिर किसका होगा, बाइंडिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल, बाइंडिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल का होगा। सबसे ज़्यादा एनर्जी एंटी बाइंडिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल की, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल की, फिर बाइंडिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल की। इसका मतलब सबसे कम एनर्जी किसकी है, बाइंडिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल की। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन फिल करोगे वो बाइंडिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल में। अगर बाइंडिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन बच गए, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम एक ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो वो एंटी बाइंडिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या हो जाएंगे, वहाँ पर हम फिक्स कर देंगे। सही है। अब देखो, इसका मतलब ये है कि जो मालिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये अबाउ प्रिंसिपल को अबाउ यानी ओबे करती है। इसका मतलब पहली बात MOT ओबे, नीचे लिखा हो अबाउ प्रिंसिपल, तो ये ईटा का जो क्वेश्चन है ये करेक्ट होगा कि ये अबाउ प्रिंसिपल को ओबे कर रही है। क्यों, क्योंकि वो ये जो है वो लोअर एनर्जी को पहले फिल करना है और हायर एनर्जी को बाद में। दूसरी बात स्पिन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होना चाहिए, स्पिन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होना चाहिए, तो इसका मतलब हुन्स रूल को भी फॉलो कर रही है, पाली एस्कालुयन प्रिंसिपल को भी क्या कर रही है, जो है वो ओबे कर रही है। इसका मतलब आपसे ये सवाल कर सकता है, UBT ओबे, पाली एस्कालुयन प्रिंसिपल, हुन्स रूल, अब्बा प्रिंसिपल, आप क्या कहोगे, ये तीनों को एक्सप्लेन कर रही है, तीनों को ओबे कर रही है। सही है। अब देखो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, तो मैंने 2 लिख लिया। मुझे बोलो बाकी बच गए हैं, कोई भी नहीं बचा हुआ है, कोई भी एंटी बाइंडिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। इसका मतलब ये, अब हम इसके बॉन्ड ऑर्डर को निकालना चाहते हैं। बॉन्ड ऑर्डर को किस तरह निकालोगे, बाइंडिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बाइंडिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। क्या कहोगे, बॉन्ड ऑर्डर किस तरह फाइंड करना है, यानी हम बेसिकली जो है वो मालिक्यूलर ऑर्बिटल से बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड करना चाहते हैं। बॉन्ड ऑर्डर को कैसे फाइंड करना चाहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर को। अब देखो एंटी बाइंडिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल, बाइंडिंग में जो है वो इस तरह लिखता हूँ, बाइंडिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बाइंडिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल, बाइंडिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बाइंडिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2 करो तो आपको बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो है वो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली क्या है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड हैं, कितने बॉन्ड बनाया है। बॉन्ड ऑर्डर अगर जितना ज़्यादा होगा वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। सही है। अब देखो हम इसके बॉन्ड ऑर्डर को मालूम करना चाहते हैं। मुझे बोलो बाइंडिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। एंटी बाइंडिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने हैं, 0 इलेक्ट्रॉन है, डिवाइडेड बाय 2 करो। मुझे बोलो यहाँ पर मैंने लिखा बाइंडिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 माइनस एंटी बाइंडिंग मालिक्यूलर ऑर्बिटल में 0 डिवाइडेड बाय 2। मुझे बोलो 2 को 2 से तकसीम करो तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसका मतलब आपसे पूछ सकता है कि H2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, H2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है। आप कहोगे H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है। H2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1 है। सही है। तो इस तरह आपने बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड कर सकते हो। मेरे एक बात थी कि बॉन्ड ऑर्डर जो है स्टेबिलिटी को बता रहा है। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी।
बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो या ईटा इंडिकेट वगैरह जिस भी जो भी नीट टेस्ट वगैरह, अगर उसमें कोई MCQs आ जाए, यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर से MCQs आ जाए, यानी पहला MCQs आपसे ये कर सकता है विच इज़ मोर स्टेबल, विच इज़ मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, विच इज़ मोर स्टेबल। नंबर 1 MCQ यहाँ से आ सकता है कि इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी H2, ऑप्शन सी जो है N2, ऑप्शन डी नन। इनमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। आपसे सवाल क्या किया है, विच इज़ मोर स्टेबल। अब आपने आंसर देना है इनमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, आपने आंसर देना है। किस तरह दोगे इसका आंसर, बॉन्ड ऑर्डर से दे सकते हो। अगर आपको इनका बॉन्ड ऑर्डर मालूम हो तो आप उसका जो है वो आंसर दे सकते हो। यहाँ पर आपने देखा ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है और हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 1 है और उसी तरह नाइट्रोजन N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। मुझे बोलो किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। N2 का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, इसका मतलब N2 इज़ मोर स्टेबल देन H2 एंड O2। इसी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मौजूद होता है। इसी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो चीज़ ज़्यादा मौजूद होगा। तो नाइट्रोजन हमारे जो है एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा स्टेबल है उस वजह से, क्योंकि इसकी देखो नाइट्रोजन है ये ट्रिपल बॉन्ड है। इसका मतलब ये है इसके अंदर 3 बॉन्ड जुड़े हुए हैं और 3 बॉन्डों ने इसको बहुत तेज़ी, बहुत ज़ोर से, इसकी जो पावर एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हुआ है। इसके अंदर जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है और अट्रैक्शन की वजह से ये नाइट्रोजन N2 इज़ मोर स्टेबल देन H2 एंड O2। सही है। इसी तरह अब आपको पता है अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए, बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ जाए इसका मतलब वो मॉलिक्यूल नहीं है। अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव में आ जाए वो मॉलिक्यूल कभी बन नहीं सकता है। सही है। तो बॉन्ड ऑर्डर होगा, अगर कोई बॉन्ड बनेगा, जैसे कि आपको कहता है हीलियम, आप सवाल करोगे कि हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर तो 0 है, हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर तो 0 है, लेकिन किसी से बॉन्ड बनाया है, नहीं बनाया है। तो मैंने कहा जिसका बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ जाए वो कभी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं, वो बॉन्ड नहीं बना सकता है अगर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव है या बॉन्ड ऑर्डर 0 है। सही है। तो इसी तरह ये MCQ आ सकता है आपसे बॉन्ड ऑर्डर का कि किसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो स्टेबिलिटी को मैंने कहाँ बता रहा है। अब देखो बॉन्ड लेंथ, मैंने कहा बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ये आपने ये ट्रिक को आपने लिखना है अपनी कॉपी में, ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपसे सवाल कर सकता है ये हाइड्रोजन है H2 है, ये ऑक्सीजन है O2 है और उसके बाद ये नाइट्रोजन है यानी ये N2 है। इसका मतलब ये है कि इसकी बॉन्ड एनर्जी, जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। इसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, सबसे कम बॉन्ड लेंथ इसकी होगी, फिर इसकी होगी, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ इसकी होगी। अब यहाँ से MCQs कर सकता है विच मोर बॉन्ड लेंथ, विच MCQ यहाँ से क्या कह सकता है, विच हैज़ मोर बॉन्ड लेंथ। तो आप इधर से बॉन्ड ऑर्डर से इसको भी मालूम कर सकते हो। सही है। जिसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। मुझे बोलो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, विच इज़ मोर बॉन्ड एनर्जी लेंथ। बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे ज़्यादा होगी, H2 की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, फिर O2 की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, फिर N2 की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। ये इसका एक रेगुलर ट्रेंड आ जाएगा। उसी तरह बॉन्ड ऑर्डर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। जिसका बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड जो है वो, अब देखो बॉन्ड एनर्जी को देखो, बॉन्ड एनर्जी को देखो तो बॉन्ड एनर्जी का कौन सा ट्रेंड होगा, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब N2 की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर O2 की बॉन्ड एनर्जी, फिर जो है वो H2 की बॉन्ड एनर्जी। यहाँ से मैंने ये MCQs करने का मकसद ये है कि यहाँ से जो है वो MCQs टेस्ट में आ रहे हैं। सही है। बॉन्ड एनर्जी का ये ट्रेंड है, बॉन्ड एनर्जी का N2 की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर O2 की, फिर H2 की। और बॉन्ड लेंथ का जो है वो ये ट्रेंड है, H2 की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, O2 की उससे कम, N2 की सबसे कम होगी।
ये MCQs आ सकते हैं बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी पर। उसके बाद बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, N2 होगा, फिर O2 होगा, H2 होगा, जो कि मैंने आपको बताया है। बॉन्ड एनर्जी जितना बॉन्ड एनर्जी होगा उतना ही जो है वो नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे। अब अगर हाइड्रोजन है उसका बॉन्ड 1 है, इसका मतलब हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना सकता है। अगर मैंने फिर कह रहा हूँ किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़ीरो है या नेगेटिव है, किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़ीरो है या नेगेटिव है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। दिस मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट इफ द मॉलिक्यूल हैव बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो और नेगेटिव। सही है, ये ट्रेंड्स आपने लिखना है। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर यानी बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड। ये ईटा में आपको MDCAT में आपको ये इधर से MCQs आ सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर से। सही है, तो इस तरह आप बॉन्ड ऑर्डर। उसके बाद हम आगे जाते हैं जो है वो